पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि वाराणसी में 24 सितंबर को होने जा रहा है, उसकी तैयारी के अंतर्गत सागर संभाग स्तरीय महासम्मेलन वृंदावन मैरिज गार्डन हाट कैंटीन के पास मकरोनियाज सागर में आयोजित किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में कई प्रकार के विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं, जिसमें पहला विषय है छत्रपति साहू जी महाराज के विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता, एक आकलन। फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा ही पिछड़े वर्ग को उनके अधिकार दिला सकती है, एक चर्चा। जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है, शासक वर्ग जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करना चाहता है, क्या जाति आधारित जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा अथवा मनवादियों द्वारा ओबीसी को उनके वास्तविक मुद्दे और वास्तविक लड़ाई से भटकाने के लिए ही हिंदू मुस्लिम के विवाद खड़े किए जाते हैं, एक आकलन। नरेंद्र मोदी जी द्वारा वोट लेने के लिए खुद को ओबीसी बताना और फिर जानवरों की गिनती करना मगर ओबीसी की गिनती न करना ओबीसी के साथ धोखेबाजी है, एक बहस। सेंसस एक्ट 1948 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े वर्ग की जाति आधारित जनगणना हो गई तो तुरंत आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी केंद्रीय और राज्य स्तर के संस्थानों में मिलेगी, क्योंकि राज्य स्तरीय जातिगत सर्वे ब्राह्मणों के द्वारा नया लालीपाप है, एक गंभीर विषय। अथवा पिछड़े वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक निर्वाचन के बगैर पिछड़े वर्ग का राजनीतिक आरक्षण ब्राह्मणों की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। ऐसे लगभग 6 विषय चर्चा के लिए रखे गए। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत करने का, संगठित करने का और संगठित कर सड़क पर उतरकर संघर्ष करने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। और उसी की कड़ी में हम लोगों ने पिछले 25 मई को भारत बंद करने का काम किया था और ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर जागृति और चेतना पैदा किया जाए और जागृति और चेतना पैदा करके और बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए 100 कमिश्नरियों में कमिश्नरी लेवल के कार्यक्रम आयोजित करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 22 राज्यों में राज्य स्तरीय अधिवेशन लेने का कार्यक्रम किया जा रहा है और राष्ट्रीय अधिवेशन 24 सितंबर को वाराणसी में किया जा रहा है। ये तमाम प्रकार के कार्यक्रम इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग जागृत नहीं है, संगठित नहीं है और पिछड़े वर्ग के लोग हम पिछड़े हैं इसके बारे में भी थोड़ा उनको डाउट है। जब तहसील से सर्टिफिकेट लेना होता है तो सर्टिफिकेट ले आते, सर्टिफिकेट नौकरी के लिए लगा भी देते और सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी ले भी लेते। लेकिन जब पिछड़े वर्ग के मुद्दों पर संघर्ष करने की बात आती है, पिछड़े वर्ग के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने की बात आती है, पिछड़े वर्ग का कोई कार्यक्रम सभा सम्मेलन करने की बात आती है, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को लगता है कि हम तो शायद अगड़े, और इसलिए पिछड़े वर्ग के लोग बहुत ज्यादा इन सारी चीजों में सहभागिता नहीं करते हैं, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों को पिछड़ा वर्ग होने का एहसास नहीं। क्योंकि पिछड़े वर्ग के बहुत सारे लोग ग्राम पंचायत में सरपंच, बहुत सारे लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मेंबर हैं, बहुत सारे लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चेयरमैन हैं, बहुत सारे लोग पंचायत में ब्लॉक प्रमुख हैं। ऐसे तमाम पोस्टों पर पिछड़े वर्ग के लोग हैं और इससे पिछड़े वर्ग के लोगों को लगता है कि हम पिछड़े नहीं हैं, हम तो ग्राम पंचायत में सरपंच हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मेंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चेयरमैन हैं, ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख हैं, तो अगर हम हैं तो हम बैकवर्ड नहीं हैं, ऐसा उनको लगता है। मगर पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात का पता नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन होता है, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर होता है, जो सरपंच होता है, जो बीडीसी होता है, उसको कानून बनाने का अधिकार नहीं। कानून बनाने का अधिकार इन लोगों के पास में नहीं है। कानून बनाने का अधिकार किसके पास?
कानून बनाने का अधिकार विधानसभा के पास में है और लोकसभा के पास। विधानसभा के पास में कानून बनाने का अधिकार है और लोकसभा के पास में कानून बनाने का अधिकार है। जहां कानून बनाने का अधिकार है वहां पिछड़े वर्ग के लोग या तो हैं नहीं, और अगर हैं तो या तो वो कांग्रेस पार्टी से जीत कर गए हैं या तो बीजेपी पार्टी से जीत कर। जब कांग्रेस या बीजेपी पार्टी से जीत कर गए हैं तो बात भी कांग्रेस और बीजेपी की माननी पड़ती है, और बात भी जब कांग्रेस और बीजेपी की माननी पड़ती है तो जो गए हैं वो वहां बोलते नहीं हैं, बाकी गए ही नहीं। तो इस प्रकार से पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई जो पार्लियामेंट में और विधानसभा में उठनी चाहिए वो लड़ाई नहीं उठ पाती, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग अपने को पिछड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी हो जाए और बीमारी होने के बाद आप बीमारी का आकलन ना करो, आप बीमारी को स्वीकार ना करो कि हमें बीमारी हो गई, बीमारी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक दिन आप मर जाओ। इसलिए डॉक्टर क्या कहते हैं, बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए, बीमारी का तुरंत इलाज शुरू कर देना। अगर बीमारी का तुरंत इलाज कर दिया जाए तो बीमारी ठीक हो जाएगी, और बीमारी ठीक हो जाएगी तो आप ठीक हो जाओ। तो पिछड़े वर्ग के लोगों का पिछड़ापन जो है, बैकवर्डनेस जो है, ये एक बीमारी है। अगर हम बैकवर्डनेस की बीमारी से पीड़ित हैं लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते और हम इसको छुपाना चाहते हैं और हम अपने को अगड़ा बनना चाहते हैं, तो इससे ये बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमारी समस्याएं कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को, बैकवर्ड लोगों को इस बात को पहले अपनी बीमारी को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम बैकवर्ड हैं, हम पिछड़े हैं। कहना और सुनना कि हम पिछड़े हैं किसी को अच्छा थोड़ी लगता, हमको भी नहीं लगता, आप लोगों को भी नहीं लगता होगा कि हम बैकवर्ड हैं। कैसे अच्छा लगे? हर आदमी चाहता है कि हम फॉरवर्ड हो जाए, हर आदमी चाहता हम फॉरवर्ड हो जाए, कोई बैकवर्ड रहना नहीं चाहता। हम भी रहना नहीं चाहते, आप भी रहना नहीं चाहते, मगर क्या करें, अभी तो है। तो पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी है। हमारे लोगों ने सोचा कि बैकवर्ड रहना अच्छा नहीं लग रहा है तो इसलिए फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो फॉरवर्ड होने के लिए आसान तरीका हमारे लोगों ने निकाला। तो सबसे आसान तरीका हमारे लोगों ने क्या निकाला फॉरवर्ड होने का? तो आसान तरीका निकाला कि अपने नाम की टाइटल बदल दें। जो टाइटल पंडित लगाते हैं, जो टाइटल ठाकुर लगाते हैं, जो टाइटल वैश्य लगाते हैं, वो टाइटल अगर हम अपने नाम के आगे लगा ले तो हम भी बढ़ के बन जाए, हम भी फॉरवर्ड बन जाए। मतलब कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है, केवल नाम के आगे की अगर टाइटल हम बदल देते हैं तो हम भी फॉरवर्ड हो जाएंगे, हम भी अगले बन जाए। ऐसा हमारे लोगों ने सोचा और ढेर सारे बैकवर्ड क्लास के लोगों ने अपनी टाइटल, कुछ ब्राह्मणों की टाइटल लगाने लगे, कुछ क्षत्रियों की टाइटल लगाने लगे, कुछ वैश्यों की टाइटल लगाने लगे, और टाइटल लगा लगा करके अपने को फॉरवर्ड घोषित करने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी फॉरवर्ड हो नहीं पाए। तो हमें समझने की जरूरत है कि इससे हम फॉरवर्ड नहीं बन सकते टाइटल बदलने से। हमारे उत्तर भारत में तो हमारे कुछ ओबीसी के लोगों ने ब्राह्मणों की टाइटल लगाना शुरू किया। पहले शर्मा ब्राह्मण लिखते, हमारे लोगों ने शर्मा लिखना ज्यादा शुरू कर दिया, तो ब्राह्मणों ने लिखना ही बंद कर दिया। बोला ये टाइटल ही बैकवर्ड हो गई, अभी इसको लिखना ही ठीक नहीं है, ये टाइटल बैकवर्ड हो गई। तो जब हम कोई टाइटल लिखना शुरू कर देते हैं सामूहिक तौर पर, तो वो टाइटल ही बैकवर्ड टाइटल मान ली जाती है और फिर उसको वो लिखना ही बंद कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये तरीका सोचने में अच्छा लगता है मगर ये वास्तविक तरीका फॉरवर्ड बनने का नहीं। फॉरवर्ड अगर बनना चाहते हो तो उसका तरीका है हमारे पास। उसका क्या तरीका है?
उसका तरीका यह है कि 1931 की जनगणना के अनुसार जो ओबीसी है उसकी आबादी 52% है। 52% का मतलब होता है आधे से 2% ज्यादा हमारी आबादी। अब आधे से 2% ज्यादा अगर हमारी आबादी है, अगर हम लोग संघर्ष करें, अगर हम लोग लड़ाई लड़े और इस देश के सभी संस्थानों में सभी जगह पर अगर आधे से 2% ज्यादा मतलब 52% जो हमारा हक है, अगर वो हक हम ले लें, अपना हिस्सा ले लें, अपना अधिकार लें, चाहे वो जहां से कानून बनता विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जमीन हो, चाहे कल कारखाने हो, चाहे उद्योग धंधे हो, हर जगह अगर हम अपना हक ले लें, अपने हक की लड़ाई लड़ें और अपना हक ले लें, कितना 52%, हमारा हक कितना है देश में 52%। तो अगर हम अपना हक ले लें 52%, तो क्या होगा? आधे से 2% ज्यादा हमारे पास होगा। और जब आधे से 2% ज्यादा हमारे पास होगा तो फॉरवर्ड नहीं हो जाएंगे। टाइटल बदलने की जरूरत पड़ेगी? टाइटल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आधे से 2% ज्यादा हमारे पास होगा जो हमारा हक है, तो अपने आप ही हम फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो ये हमको करने की जरूरत है, ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम भी बैकवर्ड बने नहीं रहना है। जब शासक बन जाएंगे तब भी बैकवर्ड रहेंगे क्या? शासक बैकवर्ड होता है तो शासक बनने की लड़ाई लड़ रहे, तो शासक तो बैकवर्ड होता नहीं। तो हम लोग भी बैकवर्ड नहीं रहना चाहते, मगर अभी हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। जब इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे तब इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर इस सच्चाई को नहीं स्वीकार करेंगे तो फर्जी फॉरवर्ड बनते रहेंगे और छुपे रहेंगे, तो इस लड़ाई में आएंगे नहीं। छुपे रहेंगे ना, जब फर्जी फॉरवर्ड बनेंगे, छुपे रहेंगे, कोई जान न जाए कि बैकवर्ड है, तो छुपे रहेंगे तो इस लड़ाई में आएंगे नहीं। लड़ाई में आएंगे नहीं तो ये लड़ाई मजबूत होगी नहीं। तो ये लड़ाई हम लोगों को मजबूत करने की जरूरत है। देश की आजादी को 75 साल हो। 75 साल की आजादी में इस देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं। कोई आदमी बोले ना बोले, मैं डेली इस बात को बोलता। कोई बोले ना बोले, मैं बोलता हूं डेली, क्योंकि मेरे डेली कार्यक्रम है कि इस देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं। कुछ लोग कहते हैं पटेल जी आप इतना हिजड़ों तक ले जाते हो पिछड़ों को, तो हिजड़ों तक पिछड़ों को ले जाते हो, थोड़ा फील होता है हम लोगों। तो मैंने कहा मैं फील कराने के लिए ही बोलता। क्यों फील कराने के लिए बोलता? क्योंकि जब कभी कभी आप अपनी गाड़ी कुछ दिन के लिए गैरेज में खड़ी कर देते हो घर के, और उसका उपयोग नहीं करते हो, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने खड़ी कर दिया, तो गाड़ी की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। और जब गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर क्या होता है? फिर सेल्फ लगाने से, आप सेल्फ लगा रहे हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो, क्योंकि गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो सेल्फ लगाने से स्टार्ट कैसे हो? तो फिर क्या करते हो? 4 लड़कों को बुलाते हो, भाई आ जाओ थोड़ा धक्का मारो। तो 4 लड़के आकर आपकी गाड़ी को धक्का मार देते। जब 4 लड़के आकर आपकी गाड़ी को धक्का मार देते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है? दोबारा धक्का नहीं लगाना पड़ता। क्यों? गाड़ी के अंदर ही सिस्टम है जो गाड़ी की बैटरी को, गाड़ी चलती रहती है और गाड़ी की बैटरी को, वो जो गाड़ी के अंदर ही सिस्टम है, वो सिस्टम गाड़ी को चार्ज करता रहता है। जैसे आपकी गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वैसे ओबीसी के दिमाग की बैटरी डिस्चार्ज हो। अब उसको चार्ज करना है, चालू करना है, तो धक्का लगाना पड़ेगा। तो जब ये बोलता हूं कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती, बड़े से बड़े जो बैकवर्ड अपने को मानते हैं उनको भी धक्का लगता है,
उनको जो धक्का लगता है, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन है उसको भी धक्का लगता है, जो मुख्यमंत्री है उसको भी धक्का लगता है, प्रधानमंत्री जी अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन उनको भी धक्का लगता होगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मगर देश में जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की गिनती हो रही है, हिजड़ों की गिनती हो रही है, पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। तो हर पिछड़े वर्ग के आदमी को ये बात सुनने के बाद थोड़ा धक्का तो लगता है, और धक्का लगता है तो उसकी गाड़ी स्टार्ट होने के प्रोसेस में आती है, और गाड़ी स्टार्ट होती है तो सुबह सोचना, सुबह चलना शुरू करती है। तो इसलिए मैं ये बात रोज बोलता हूं। मैंने कुछ जगह अपने पिछड़े वर्ग के पढ़े लिखे लोगों को पूछा कि दुनिया में कितने अजूबे, तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा कि दुनिया में 7 अजूबे। तो हमने कहा अपनी तरफ नहीं देखा क्या? बोला अपनी तरफ देखने के लिए क्यों कह रहे हैं? हमने कहा दुनिया के 8वां अजूबा इस देश का ओबीसी समाज है, भारत। बोले ऐसा आप क्यों कह रहे? हमने कहा लोकतंत्र में हमारी आबादी 52%, और ये जो 52% का आंकड़ा है ये भी आज का नहीं है, 1931 का है। आज तक 75 साल में, आज आजादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है, तो 75 साल में हम लोग अपनी गिनती नहीं करवा पाए। आजाद हम हो गए, मगर 75 साल में अपनी गिनती नहीं करवा पाए। तिरंगा यात्रा लोग चला रहे हैं, मगर हमारी गिनती के बारे में भी थोड़ा उसको विचार कर लेना चाहिए। जश्न मनाना आजादी का अच्छी बात है, लेकिन जो देश में लोग रहते हैं उन लोगों की को हक अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? उन लोगों के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भी दायित्व सरकार का है। सरकार का दायित्व केवल ये नहीं है कि नहीं आजादी के दिन जश्न मनवाएं, और जो देश में रह रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसा सरकार का दायित्व नहीं है। सरकार का दायित्व ये है आजादी मिली, आजादी का जश्न मनाएंगे, मगर देश के जो नागरिक है उनको भी एहसास होना चाहिए आजादी का, उनको भी लगना चाहिए तो आजाद। मगर देश में सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट है कि 83 करोड़ लोग जिनकी इनकम मिनिमम 6 रुपए और मैक्सिमम 20 रुपए, उनको कितना आजादी का एहसास होता होगा देश में? जिनकी इनकम मिनिमम 6 रुपए और मैक्सिमम 20 रुपए पर डे की है, उनको आजादी का कितना एहसास होता होगा? तो सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वो अगर आजादी का जश्न मनाते हैं तो आजादी का एहसास भी लोगों को होना चाहिए। उसके लिए लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने वाला काम सरकारों को करना चाहिए। लेकिन आजादी के 75 साल में और इस आजादी के दिन पर भी दुख से यह कहना पड़ रहा है कि आजादी मिली देश को, मगर देश के लोगों को आजादी नहीं मिली, और पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती आजादी के 75 साल में नहीं। कहने के लिए देश में लोकतंत्र लागू, और लोकतंत्र में हमारी आबादी आधे से 2% ज्यादा है। सरपंच के चुनाव में जिसको 1 वोट ज्यादा मिल जाता है वो सरपंच बन जाता है। विधानसभा के चुनाव में जिसको 1 वोट ज्यादा मिल जाता है वो विधायक बन जाता है। लोकसभा के चुनाव में जिसको 1 वोट ज्यादा मिल जाता है वो सांसद बन जाता है। मगर हमारी आबादी आधे से 2% ज्यादा है, और देश में लोकतंत्र लागू है, और लोकतंत्र होने के बावजूद भी आजादी के 75 साल में हमें ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। तो इसीलिए मैंने उन लोगों को कहा कि हमारी आबादी आधे से 2% ज्यादा, देश में लोकतंत्र है, और इसके बावजूद 75 साल में अगर हम अपनी गिनती नहीं करवा पा रहे हैं, जनगणना नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम दुनिया के 8वें अजूबे से कम है क्या? तो हम दुनिया के 8वें अजूबे से कम नहीं है। दुनिया का 8वां अजूबा इस देश का बैकवर्ड क्लास का आदमी है, मगर हम ज्यादा दिन तक ये 8वें अजूबे बने रहना नहीं चाहते, इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इस तरीके के सभा सम्मेलनों का आयोजन
करने का काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा दिन तक हमें 8वां अजूबा बना नहीं रहना है, तो इसलिए ये कर रहे हैं। तो आज जो सम्मेलन में विषय रखा गया छत्रपति साहू महाराज के विचारों की वर्तमान में प्रस्तुति। फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा ही पिछड़े वर्ग को उनके हक अधिकार दिला सकती। आधुनिक भारत में पिछड़े वर्ग के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए 1848 में ज्योतिबा फूले ने इस लड़ाई को शुरू किया। जो ब्राह्मणवाद विरोधी मूवमेंट है, आज ब्राह्मणवाद विरोधी मूवमेंट को दलित मूवमेंट कहा जाता है, मगर वास्तविकता यह है कि 1848 में इस मूवमेंट को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने शुरू किया। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने जब शुरू किया तब गांधी जी पैदा नहीं हुए। गांधी जी जब पैदा नहीं हुए थे तब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने इस देश के जो 90-92% लोग हैं उनकी आजादी का लड़ाई को शुरू किया और उस लड़ाई को, आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो ज्योतिबा फूले को नहीं पढ़ाते। आज हम जब सिलेबस पढ़ते हैं तो साहू महाराज को नहीं पढ़ाया जाता। आरक्षण के नाम पर देश में बहुत चर्चा होती है, लेकिन किताबों में या अखबारों में जब आर्टिकल लिखे जाते हैं तो आरक्षण के नाम पर आर्टिकल जब लिखे जाते हैं तो आर्टिकल में आरक्षण की शुरुआत किसने किया इसका जिक्र ही नहीं होता। आमतौर पर जब कोई समस्या देश में हाईलाइट होती है तो अखबार वाले उस पर आर्टिकल लिखते हैं, और जब आर्टिकल लिखते हैं तो उसकी शुरुआत कहां से हुई, किसने किया, कैसे कैसे आगे बढ़ा, ये सारी बात लिखते। मगर आरक्षण के बारे में इतना सारा देश में हर आदमी आरक्षण के प्रति जागृत हो। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को तो आरक्षण मिलता ही, जिनको नहीं मिल रहा था उन्होंने भी कानून बनाकर 10% ले लिए। इसका मतलब आरक्षण को लेकर पूरे देश में सब लोग जागृत हो। मगर सब लोग जागृत होने के बावजूद में भी आरक्षण पर कोई आर्टिकल ऐसा नहीं आता जिसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने किया, किसी अखबार में क्यों नहीं छपता? क्योंकि हमारे महापुरुषों का इतिहास जो उसको दबाया जाता है। पिछड़े वर्ग के महापुरुषों के इतिहास को दबाया जाता है, पिछड़े वर्ग के महापुरुषों के इतिहास को छुपाया जाता है। और दबाया छुपाया क्यों जाता है? दबाया छुपाया इसलिए जाता है कि आप वास्तविक लड़ाई जान जाओ। अगर आप वास्तविक लड़ाई जान जाओगे तो आप अपने हक की लड़ाई लड़ो। आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाए। आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान अगर हो गई तो आप दुश्मन का साथ क्यों दो? आप दोस्त का साथ दोगे, दोस्त को साथ में लेकर लड़ाई लड़ो। और ये दोस्त और दुश्मन की जो पहचान है, ये पहचान इतिहास से होती है। इतिहास विरासत होती है, इतिहास पूंजी होती है। क्यों? किसी राजा के राजमहल में अगर लड़का पैदा होता है तो राजकुमार होता है। राजा का ही लड़का है, कहीं लावारिस मिल जाए तो लावारिस होता है। इतना अंतर हो जाता है, इतिहास चेंज होने का इतना अंतर हो जाता है। अगर राजा का लड़का राजमहल में पैदा हो जाए तो राजकुमार होता है। अगर राजा का लड़का कहीं लावारिस मिल जाए तो वो राजा का ही खून है मगर लावारिस हो। इतना ज्यादा फर्क इतिहास की वजह से हो जाता है। इसलिए हमें हमारे पुरखे पूर्वजों के इतिहास को जानने और समझने की जरूरत है। इसके लिए ये विषय चर्चा के लिए रखे गए। छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में बहुत सारे काम, आरक्षण तो उन्होंने लागू ही किया। आज की तारीख में भारतीय संविधान में जो बहुत सारे अधिकार हमारे लोगों को मिले हैं, वो बहुत सारी बातें छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू करने का काम किया। चाहे महिलाओं के आरक्षण का, महिलाओं के अधिकार का मामला हो जिसको हिंदू कोड बिल कहा जाता, चाहे फिर एजुकेशन का मामला, फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया। छत्रपति साहू महाराज एक राजा थे मगर राजा के साथ साथ वो एक आंदोलन चलाए। और वो कौन सा आंदोलन चला रहे थे? जो आंदोलन 1848 में ज्योतिबा फूले ने शुरू किया था, उस आंदोलन को छत्रपति साहू महाराज आगे बढ़ा रहे।
तो इसलिए साहू महाराज केवल राजा की तरीके से काम नहीं कर रहे थे, बल्कि साहू महाराज एक आंदोलनकारी की तरीके से राज्य चलाने का काम कर रहे थे। इसलिए वो बहुत सारे काम कर रहे थे। साहू महाराज के राज्य में घुमंतु जाति के लोग रहते थे, जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया था और कहा था कि ये जन्मजात ही अपराधी होते हैं। तो साहू महाराज ने उनको कहा कोई जन्मजात अपराधी कैसे हो सकता है। साहू महाराज ने उनको अपनी पुलिस में भर्ती किया और अंग्रेजों को दिखाया, देखो अगर इनको काम दिया जाए कि लूट मार का धंधा छोड़ सकते हैं और ये सही काम कर सकते हैं, सब नागरिक बन सकते हैं। छुआछूत आज भी है। अभी सोनी साहब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि हमारे लोग जब पंडित ठाकुर के घर पे जाते हैं तो पानी पीते हैं तो गिलास धुलना पड़ता है और खाना खाते हैं तो थाली धुलना पड़ता। हो सकता है ऐसा होता। गांव देहात में तो मैंने ये भी देखा है, कुत्ता थाली को चाट लेता है तो पवित्र हो जाती है और शेड्यूल कास्ट का आदमी थाली को अगर हाथ से छू लेता है तो थाली घर के बाहर चली जाती है। ये भी देखा है हमने गांव देहात में। तो मतलब छुआछूत अभी भी साहू महाराज के समय में भी था। तो साहू महाराज ने छुआछूत के खिलाफ कानून बनाया, जो छुआछूत करेगा उसके खिलाफ कानून करेगा। और कांबले नाम के, गंगाराम कांबले नाम के जो युवक थे उनको छत्रपति साहू महाराज ने बुलाया और कहा कि पैसे ले लो। बोले पैसे का क्या करेंगे? साहू महाराज ने कहा इससे होटल खोल दो। कहा महाराज जब कभी कभी घड़ा छू लेता हूं तो पिटाई हो जाती, कुएं से पानी निकालता हूं तो पिटाई हो जाती, आप मुझे होटल खोलने के लिए कह रहे हो? अछूत के हाथ का होटल पर खाना कौन खाएगा, चाय कौन पिएगा? साहू महाराज ने कहा उसकी चिंता मत करो, उसको मैं दे। साहू महाराज ने गंगाराम कांबले को पैसा दिया, कांबले ने होटल खोला। तो साहू महाराज कांबले की दुकान पर चले जाते थे, होटल पर उधर ही बैठ गए। अब जब राजा उधर बैठ गया तो राजा से जिसको मिलना है वो कहां जाएगा? तो राजा से जिसको मिलना है वो तो जहां राजा होगा वहीं जाएगा। तो साहू महाराज कांबले के होटल पर, तो मिलने वाले कहां जाते? कांबले के होटल पर। और जब कांबले के होटल पर मिलने वाले जाते थे तो साहू महाराज कांबले को ऑर्डर करते थे, कांबले सबको चाय पिला। अब राजा ऑर्डर कर रहे, कांबले चाय पिला रहे। अब जो गया है उसमें किसकी हिम्मत है चाय नहीं पिएगा? तो कई प्रकार का काम छत्रपति साहू महाराज ने किया। फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन अपने राज्य में लागू किया, जो आज भी हम लोग नहीं दे पाए। आज भी भारत सरकार फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन, गुणवत्ता विहीन एजुकेशन बल्कि दे रही है, गुणवत्ता वाली एजुकेशन दे ही नहीं पा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये कहा जाए तो। साहू महाराज ने अपने समय में फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन लागू किया। ऐसे बहुत सारे काम किए, मगर जो सबसे बड़ा काम किया छत्रपति साहू महाराज ने वो क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर जैसा नेतृत्व बनाया। सबसे बड़ा काम क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर जैसा नेतृत्व तैयार किया। जब छत्रपति साहू महाराज को यह बात पता चली कि डॉक्टर अम्बेडकर नाम के कोई नौजवान है जिनकी पढ़ाई पैसे की वजह से रुक रही है, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, हम आपकी पूरी मदद करें। तो साहू महाराज ने उनकी मदद की। और जब बाबा साहब आए तो मानगांव परिषद में, तो मानगांव परिषद में छत्रपति साहू महाराज ने कहा आपको आपका नेता, आपका मसीहा, आपका मुक्तिदाता अम्बेडकर के रूप में मिल गए, लेकिन मेरा अंतर्मन कहता है कि अम्बेडकर पूरे देश के नेता होंगे, ये छत्रपति साहू महाराज। और बाबा साहब अम्बेडकर जब बोलने के लिए खड़े हुए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? अगर साहू महाराज नहीं होते तो अम्बेडकर भी, डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं होते। तो दोनों लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे थे। इस देश में जो हजारों साल से अधिकार वंचित लोग हैं, शोषित पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को अधिकार संपन्न कैसे बनाया जाए, इस बात की लड़ाई 1848 में ज्योतिबा फुले ने शुरू किया। और इसी बात की लड़ाई छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर लड़े। ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर इस बात से बहुत ज्यादा सतर्क थे कि
ब्राह्मण अंग्रेजों के नाम पर, अंग्रेजों को भगाने के नाम पर हमारा समर्थन ले रहे, मगर अंग्रेजों के जाने के बाद आजाद भारत पर ब्राह्मण ही कब्जा कर लेंगे और हमें हमारा अधिकार नहीं देंगे। इस बात को ज्योतिबा फूले कहते थे, इस बात को छत्रपति साहू महाराज कहते थे, इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे और इस बात को पेरियार रामास्वामी नायकर भी कहते थे। इसलिए जब रनाडे नाम के ब्राह्मण ज्योतिबा फूले को मिलने के लिए गए और कहा शामिल हो जाओ, अंग्रेजों को भगाना है, तो ज्योतिबा फूले ने कहा तुम ब्राह्मण लोग तुम ब्राह्मण लोग अगर तुमको बकरी चराने का काम है तो तुम पहले ऊंट पर बैठ जाओगे और फिर बकरियां हाँकने का काम करो। तो तुम ऊंट पर बैठकर बकरियां चराने वाले ब्राह्मण लोग कल अंग्रेज चले जाएंगे तो तुम्हारा राज आएगा, और जब तुम्हारा राज आएगा तो तुम हमारे जैसे कुनबी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे। मेरा यकीन, मेरा विश्वास नहीं है, मैं नहीं आता। ज्योतिबा फूले ने कहा रनाडे ब्राह्मण को, मैं नहीं आता क्योंकि तुम ब्राह्मण लोग अंग्रेज चले जाएंगे, तुम्हारा राज आएगा और तुम हमको अधिकार नहीं दोगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आने वाला नहीं। साहू महाराज के पास तिलक के, तिलक को साहू महाराज ने कहा, तिलक का और साहू महाराज का तो 36 का ही आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा क्या होता है? जब 36 हिंदी में लिखा जाता है तो 3 का मुंह इस साइड रहता है, 6 का मुंह इस साइड रहता है, तो उसको कहा जाता उल्टा होता है, तो उसको 36 का आंकड़ा कहा जाता है। तो तिलक का और साहू महाराज का तो 36 का ही आंकड़ा रहता। तिलक के बारे में बहुत बातें लिखी जाती है, बहुत बातें पढ़ाई जाती है, मगर साहू महाराज के बारे में कुछ नहीं पढ़ाई। साहू महाराज के पास तिलक गए और कहने लगे कि आ जाओ, अंग्रेजों को भगाना है। तो साहू महाराज ने कहा कि तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे राजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, कल अंग्रेज चले जाएंगे, तुम्हारा राज आ जाएगा, तुम्हारा राज आएगा, तुम हमारी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, नहीं करोगे ये मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तो ज्योतिबा फूले अलग से SC ST OBC की लड़ाई लड़ रहे थे कि इनको आजादी में अधिकार मिलना चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए, मगर आजादी में हमारे लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए। साहू महाराज किस बात की लड़ाई लड़ रहे थे? आजादी मिलनी चाहिए, मगर आजादी में हमको भी हमारे अधिकार, हमारे लोगों को भी हमारे अधिकार मिलने चाहिए। नहीं तो ये आजादी के नाम पर केवल ब्राह्मणों का देश पर कब्जा हो जाएगा और हमारे लोगों को कोई अधिकार नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ज्योतिबा फूले अलग लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए साहू महाराज अलग लड़ाई लड़ रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लाला लाजपत राय उनके पास गए, कहा चलो आजादी की लड़ाई। बाबा साहब ने कहा मैं तो अभी पढ़ रहा हूं, पढ़ने के बाद सोचता। फिर उन्होंने यूरोप और अमेरिका के लोगों को कहा, जो कि गांधी जी के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, उनको कहा पूछो, गांधी और कांग्रेस को पूछो, ये देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या देश के लोगों की आजादी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं? देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, मगर जो देश के लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, आज हमको कहना पड़ रहा है जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की होती है, हिजड़ों की होती है, पिछड़ों की नहीं होती। शेड्यूल कास्ट के आदमी को कहीं मूंछ रखने से पीट दिया जाता है, कहीं भोरी पर चढ़ने से पीट दिया जाता है, शेड्यूल ट्राइब के आदमी को जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, क्रिश्चियनों के चर्चे चलाए जा रहे हैं, सिखों का खालिस्तान के नाम पर बड़ा कत्लेआम हुआ। तो जो देश के लोग हैं, देश के लोगों को क्या मिला, ये सवाल, ये बाबा साहब ने सवाल उठाया था कि देश तो आजाद हो जाएगा, ये देश की आजादी की लड़ाई तो लड़ रहे, मगर क्या ये देश के लोगों की भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जो इनसे ही गुलाम है, जो इनके द्वारा ही देश के लोग गुलाम बनाए गए हैं, क्या उनकी भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे? गांधी ने उसका कोई जवाब, कांग्रेस ने उसका कोई जवाब उस समय नहीं दिया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद, सेंसस कमिश्नर ने 42 में जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए।
सेंसस कमिश्नर ने जवाहरलाल नेहरू को पूछा, अंग्रेज थे तो जाति के आधार पर जनगणना होती थी, अभी कैसे हो? तो नेहरू ने जाति के आधार पर जनगणना पर रोक लगाई। अभी नेहरू ने रोक लगाया तो इंदिरा ने भी शुरू नहीं किया, इंदिरा ने शुरू नहीं किया, राजीव ने भी शुरू नहीं किया। तो नेहरू से लेकर, गांधी से लेकर, नेहरू से लेकर, इंदिरा से लेकर, राजीव से लेकर, तो सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थी, उन्होंने नहीं की। बीच में अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री बने थे, जिनको ओबीसी के लोग कहते हैं नहीं भाजपा भले खराब हो लेकिन अटल जी बहुत अच्छे। क्या कहते हैं ओबीसी वाले? भाजपा भले खराब हो मगर अटल जी बहुत अच्छे थे। तो अटल जी ने भी हमारी गिनती नहीं किया। और अभी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कि खुद को बैकवर्ड कहते हैं, मगर वो भी गिनती नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आजादी के 75 साल पे या तो कांग्रेस ने सेंटर पर राज की या तो बीजेपी ने सेंटर पर राज की। कांग्रेस के ब्राह्मणों ने भी ओबीसी की गिनती नहीं होने दिया, बीजेपी के ब्राह्मणों ने भी ओबीसी की गिनती नहीं होने दी। अगर गिनती होती तो एक बात ये पता चलती, पहली बात क्या पता चलती, अगर जाति आधारित गिनती होती, ब्राह्मण देश में 3.5%। अगर गिनती हो जाए जाति आधारित गिनती तो सबसे पहली बात क्या पता चली, ब्राह्मण देश में 3.5%। जब ये बात ओबीसी को पता चलेगी, ब्राह्मण देश में 3.5% है और हम देश में 60%, तो ब्राह्मण को ओबीसी अपने पीछे खड़ा करेगा या ब्राह्मण के पीछे ओबीसी खड़ा? अगर ओबीसी को यह बात पता चल जाए कि हम 60% है और ब्राह्मण 3.5%, तो ब्राह्मण के पीछे नहीं खड़ा होगा, आगे खड़ा होगा। ब्राह्मण को बोलेगा तुमको पीछे की लाइन में रहना है तो रहो, आगे तो हम ही रहेंगे, हम 60%, तुम 3.5%, तुम आगे कैसे रहोगे? हम आगे। तो ब्राह्मणों को डर लगता है अगर जाति आधारित जनगणना हो गई तो लोकतंत्र में खलबली मच जाए। जाति जनगणना क्यों जरूरी? क्योंकि आजादी के बाद आजादी पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। सरदार पटेल का कांग्रेस में बहुमत था, मगर बहुमत के बावजूद सरदार पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री गांधी जी ने बनने नहीं दी। देवी कृपलानी जो उस मीटिंग का संचालन कर रहे थे, उनको गांधी जी ने कहा सरदार को चिट्ठी दे दो, सरदार अपना नाम वापस ले। बाद में लोगों ने गांधी जी को पूछा कि आपने सरदार पटेल से योग्य तो नेहरू है क्या? क्योंकि सरदार पटेल भी बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर थे। उम्र में सरदार पटेल सीनियर थे, कार्य क्षमता में सरदार पटेल ज्यादा अच्छे थे, गृह मंत्री रहते उन्होंने साबित कर दिया। आजादी की लड़ाई में सरदार पटेल का योगदान ज्यादा था और गांधी जी ने खुद ही इस बात को स्वीकार किया कि अगर मुझे सरदार नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं हूं। ये सारी बातें होने के बावजूद सरदार को देश का पहला प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। जब गांधी जी से बाद में लोगों ने पूछा तो गांधी जी ने प्रतिक्रिया दिया और कहा कि नेहरू 2 नंबर का पद स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते सवाल? क्योंकि नेहरू ब्राह्मण है, ब्राह्मण और 2 नंबर का पद। कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाई, नेहरू के बाप दादा ने बनाई, बैकवर्डों की आजादी के लिए तो बनाई नहीं। बैकवर्डों का तो इस्तेमाल किया कि अंग्रेजों से लड़ना है तो ब्राह्मण नहीं लड़ सकते, 3.5% है, इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों का, शेड्यूल कास्ट के लोगों का, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का इस्तेमाल किया अंग्रेजों से लड़ने के लिए। मगर प्लान बनाकर देश की सत्ता पर कब्जा ब्राह्मणों का होना चाहिए, ये प्लान बनाया गया और इसके तहत नेहरू का कब्जा करवाया। और नेहरू ने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि देश की विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, सभी संस्थानों पर ब्राह्मणों का कब्जा। ये सारा कब्जा ब्राह्मणों का हो गया। और हमारे लोगों को क्या बताया जा रहा है? मुसलमानों से खतरा, मुसलमानों से खतरा, मुसलमानों से खतरा, मुसलमानों से खतरा। दिन रात इस बात का प्रचार। जब चुनाव आता है क्या कहते हैं? पाकिस्तान का कब्जा हो जाए। बॉर्डर पर मिलिट्री लगी हुई। मिलिट्री कहां लगी है? बॉर्डर पे।
अगर पाकिस्तान कब्जा करने आएगा मिलिट्री रोकेगी ना उसको, इसके लिए तो जनता टैक्स दे रही है, जनता इसके लिए टैक्स दे रही है, मिलिट्री बॉर्डर पर पाकिस्तान को रोकेगी। मगर आरएसएस बीजेपी बजरंग दल वाले गांव में आके प्रचार करते हैं, अरे वोट तो बीजेपी को नहीं तो पाकिस्तान आ जाएगा अंदर। हमारे आदमी को पता ही नहीं है, अरे अंदर आ गया है। और जो जमीन लड़ाई में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जिसको पीओके कहा जाता है, वो जो पीओके है, जो हमारी जमीन पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, 7-8 साल से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, 1 इंच पीछे पाकिस्तान को नहीं कर पाई। 1 इंच पीछे जो करना चाहिए 1 इंच पीछे नहीं करना। और चीन तिब्बत तक कब्जा कर लिया, उसको भी पीछे नहीं कर पाए। लेकिन गांव में आरएसएस वाला बजरंग दल वाला क्या करे, बीजेपी को वोट तो नहीं तो क्या होगा, पाकिस्तान अंदर घुस तो घुसा हुआ है उसको, सरकार है तुम्हारी 7 साल से, उसको निकाल नहीं रहे हो और प्रचार कर रहे हो। गांव में लड़ाई होगी कि भारत में लड़ाई होगी? भारत में तो मिलिट्री है ना, भारत में तो लड़ाई होगी, लेकिन क्यों? पाकिस्तान के बहाने हिंदू और मुसलमान खड़ा करते, पाकिस्तान के बहाने हिंदू और मुसलमान खड़ा करते। जब देश में अधिकार की लड़ाई चल रही थी, तब गांधी जी क्या कहते? जैसे कोई आदमी कहता था, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, हमें हमारा अधिकार, क्या कहते? अरे अंग्रेजों का भी। जैसे बाबा साहब कहते थे हमें हमारा अधिकार, कांग्रेस वाले कहते देशभक्त नहीं, अंग्रेजों के। अपने अधिकार की अगर आप बात करोगे तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। आज आरएसएस वाले वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस वाले उस समय करते थे, आज आरएसएस वाले वो काम कर रहे हैं। जो ओबीसी एससी एसटी का आदमी अपने अधिकार की बात करता है, राष्ट्रभक्त नहीं है, राष्ट्रद्रोही है। वो राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट वो लोग दे रहे हैं जो राष्ट्र की ही नहीं है। ये भी खास अजीब बात है। बड़ी अजीब बात यह है कि जो राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र के नहीं है। हम तो स्वाभाविक इस देश के मूल निवासी है, डीएनए टेस्ट ने प्रूव कर दिया, उनको भी प्रूव कर दिया यूनेसियन है, वो राष्ट्र के नहीं है, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बात है। हम तो मूलतः इस राष्ट्र की, इस मिट्टी के हैं, हमारे मन में तो राष्ट्र के विरोध में कभी कोई भावना किसी मूल निवासी के मन में आती ही नहीं। मगर जो नहीं होता है उसे प्रचार करना पड़ता है। अगर वो है राष्ट्रभक्त तो प्रचार क्यों कर? अगर है तो प्रचार करने की क्या जरूरत? नहीं है इसलिए प्रचार करने की जरूरत है। राष्ट्रभक्त 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 राष्ट्रभक्त। हमारे आदमी को लगता है पंडित बहुत बड़े राष्ट्रभक्त, क्योंकि पंडित को पता है वो राष्ट्र का नहीं, कहीं हमारे लोग न मान ले राष्ट्र का नहीं, तो इसलिए वो ज्यादा राष्ट्रभक्त 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 अपने को दिखाता है, ताकि हमारे लोग कहें नहीं है राष्ट्रभक्त, वो है नहीं राष्ट्र का। ये छुपाने के लिए वो ज्यादा इस बात का प्रोपेगेंडा करते हैं। और जब हमारे लोग अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो उनको कहते हैं अधिकार की बात क्या है, राष्ट्र की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, मुसलमान की बात करो। तो मुसलमान अरब ईरान से आए हुए हैं, मुसलमान भी अरब ईरान से नहीं आए, वो भी डीएनए से टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को खबर छपी, उससे प्रमाणित हो गया कि भारत में जो मुसलमान हैं वो अरब ईरान के नहीं है, वो भी मूल भारतीय ही हैं, उनका भी डीएनए से प्रमाणित हो गए। जो मुगल थे वो पाकिस्तान चले गए, जो विभाजन हुआ, अभी यहाँ मुगल नहीं है, अभी यहाँ जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग हैं। और ये जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है ये एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, इसलिए वो इस देश के असल बासिंदे हैं और मूल निवासी लोग हैं। लेकिन हमारे ओबीसी को सबसे ज्यादा इस बात पर भड़काया जाता है, मुसलमान का कब्जा हो जाएगा, मुसलमान का कब्जा हो जाएगा, मुसलमान का कब्जा हो जाएगा। हमने एक बजरंग दल के आदमी को पूछा, मुसलमान का कब्जा हो जाएगा बोल रहे? बोला हाँ हो जाएगा। तो हमने कहा ये बताओ देश में कितने प्रधानमंत्री मुसलमान बने? तो हमारा चेहरा देखने लगा, क्योंकि अगर उसको इतनी अकल होती कि देश में कौन कौन प्रधानमंत्री बने तो बजरंग दल में काम क्यों करता?
उसको अकल बेअकल लोग ही बजरंग दल में रहते हैं, अकल वाले लोग बजरंग दल में नहीं रहते हैं, बेअकल लोग बजरंग दल में रहते हैं। कल के हमारे ग्वालियर के कार्यक्रम में एक बजरंग दल वाले आए थे, उन्होंने कहा मुझे सर पता चल गया तो मैं अभी छोड़ दिया, मैं इधर आ गया, हमारे साथ बहुत कुछ उधर हुआ। तो जब उनको अकल पैदा हो जाती तो बजरंग दल छोड़ देते हैं। तो जब उसको पूछा कितने प्रधानमंत्री मुसलमान बने 75 साल, 13 देखते हैं, हमने कहा गूगल पे चेक करो कौन कौन प्रधानमंत्री बने, चेक कहा सर एक भी मुसलमान नहीं। हमने कहा 75 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बने, एक बनने की लाइन में है तो उसका नाम बता दो। कहा ये तो पता नहीं कोई मुसलमान बनने की लाइन है। तो हमने कहा मुसलमानों की कोई ऐसी पार्टी है जो दिल्ली में सरकार बनाने वाली है? कहा ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा। तो हमने कहा चलो कम से कम जहां से कानून बनेगा वो जगह सुरक्षित हो गई, वहां मुसलमानों का कब्जा न 75 साल में हुआ न भविष्य में अभी होने का खतरा है। एक जगह तो कम से कम सुरक्षित हो गई, इतना तो तुम निश्चिंत हो जाओ कि जो जहां से कानून बनता है, देश चलता है, वहां मुसलमानों का कब्जा नहीं होगा। संसद पर एक जगह तुम्हारी बच गई, अब उसके नीचे आओ। हमने कहा उसके नीचे आओ, जहां से कानून पर अमल होता है वहां कितने % मुसलमान? कहा सर ये तो पता नहीं। तो हमने कहा भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय का आंकड़ा है 79.2%, मतलब लगभग 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। तो अगर रिजर्वेशन को ईमानदारी से फॉलो किया गया होता, कम से कम 50% तो SC ST OBC का होना चाहिए था, लेकिन 80% उनका है। इसका मतलब वहां भी मुसलमान का कब्जा नहीं। अटल बिहारी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने सीनियर मोस्ट अधिकारियों को बुलाया और पूछा मुसलमानों के विरोध में क्या कर सकते? तो अधिकारियों ने कहा आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ हम देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? जो करना था कांग्रेस ने कर दिया है पहले ही मुसलमानों के विरोध में, अभी आप क्या करोगे? कहा क्या कर दिया है? कहा 35% मुसलमान गुलाम भारत में प्रशासन में थे, अभी 1 से 1.5% पर आ गए। अब इसके नीचे कहां ले जाओ? खाने में जब टेस्ट नहीं आता तो आदमी कहता ये हरी मिर्ची छोटी वाली दे दे। तो जितना खाने में छोटी वाली हरी मिर्ची होती है उतना मुसलमान प्रशासन में इतना तो रखना पड़ेगा। क्यों? खाड़ी देशों से तेल लेना पड़ता है, उधर अधिकारी भेजने पड़ते हैं। अगर मुस्लिम अधिकारी जाता है तो उनको लगता है भारत सेकुलर कंट्री है, तो थोड़ा उनको अच्छा लगता है। तो आधा 1% 1.5% मुसलमानों को तो आपको रखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं, अटल जी को अधिकारियों ने कहा, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते जितना कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने ही किया, कांग्रेस ने ही सच्चर कमीशन बिठाया और सच्चर कमीशन ने ही रिपोर्ट किया कि मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसी रिपोर्ट सच्चर कमीशन की है। तो हमने उसको कहा कि इसका मतलब चलो दूसरा मामला भी सुरक्षित हो गया तुम्हारा, जिसको तुमको डर था कि मुसलमान का देश पर कब्जा हो जाएगा। वहां भी पंडित जी लोग कब्जा किए हुए हैं, पहले पर भी पंडित जी लोग कब्जा किए हैं, दूसरे पर भी पंडित जी लोग कब्जा किए। अब तीसरी जगह आते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद ही फैसला लिया कि जज ही जज की नियुक्ति करेगा कोलेजियम सिस्टम। फैसला ले लिया सुप्रीम कोर्ट के जज। अब क्या होता है? मिश्रा जी दुबे जी को फोन करते हैं, दुबे जी क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? दुबे जी कहते हैं ठीक है मिश्रा जी, आप जज भर्ती कर रहे हैं, अरे हमारा ये भतीजा था, थोड़ा आप देख लेते। तो दुबे जी कहते मिश्रा जी आपके भतीजे को नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे? जरूर देखेंगे। तो दुबे जी मिश्रा जी के भतीजे को देख लेते हैं और हाई कोर्ट का जज बन जाता है। फिर वो प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है। फिर मिश्रा जी का नंबर आता तो दुबे जी फोन करते, मिश्रा जी याद है ना आपके भतीजे को हमने देखा? अरे आपको कैसे भूल सकते हैं दुबे जी। तो दुबे जी कहते हैं
हमारा भी एक भांजा है, थोड़ा आप उसको भी देखें। तो दुबे जी ने मिश्रा जी के भतीजे को देख लिया, हाई कोर्ट का जज बना दिया, और मिश्रा जी ने दुबे जी के भांजे को देख लिया और हाई कोर्ट का जज बना दिया। दोनों प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में चले गए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ना SC ST OBC है और ना ही मुसलमान, वहां भी ना हम है ना मुसलमान। मतलब जहां से कानून बनता है वहां ना हम है ना मुसलमान है। क्यों? या तो कांग्रेस रहती या तो बीजेपी रहती, दोनों ब्राह्मणों की, और हमारे जो जाते हैं उनकी तो औकात ही नहीं है कुछ के विरोध में बोल ही नहीं सकते। तो वहां ब्राह्मणों का कब्जा, जहां से कानून का पालन होता है वहां ब्राह्मणों का कब्जा, जहां से न्याय मिलता है, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, वहां ब्राह्मणों का कब्जा। और जो चौथा स्तंभ जिसको लोकतंत्र का कहा जाता, मीडिया, अखबार, टीवी चैनल, ये सारे इस पर ब्राह्मणों का कब्जा है, बनियों का कब्जा है। SC ST OBC का मीडिया में कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, चारों पर ब्राह्मणों का कब्जा है। तो हमने उसको कहा, तुमको कहा जा रहा है मुसलमान का कब्जा हो जाएगा, मगर ये तो ब्राह्मणों का कब्जा है। तुम वेरीफाई कर नहीं रहे हो। पिछले वर्ग का आदमी क्या करता है? किसी ने कहा ना ये कान तुम्हारा कौवा लेके चला, तो होना क्या चाहिए? पहले चेक करना चाहिए कान है कि नहीं है। तो पिछड़े वर्ग का आदमी कान नहीं चेक करता, कान उसके पास में, कौवा देखता कौन से पेड़ पे बैठा है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को सुनी सुनाई काम करने की आदत है। तो लोकतंत्र पर अंग्रेजों के जाने के बाद ब्राह्मणों ने भारत पर कब्जा कर लिया, और कब्जा कर लिया तो देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग अधिकार वंचित हो गए। लेकिन जो अधिकार वंचित लोग हैं उनको ब्राह्मण आपस में लड़ा रहा। अगर जाति आधारित जनगणना हो जाए तो लड़ा नहीं सकता, क्योंकि आबादी निकल जाएगी। 3.5% हर जगह कब्जा किया हुआ है। तो पहले सबसे पहला मोर्चा, अगर जाति आधारित नीति होती है तो सबसे पहला मोर्चा क्षत्रियों का ब्राह्मणों के खिलाफ खुलेगा। सबसे पहले किसका मोर्चा खुलेगा? क्षत्रियों का ब्राह्मणों के खिलाफ खुलेगा। क्यों? अरे सवर्ण के नाम पर सबसे ज्यादा लड़ाई हम करते रहे, और तुम हमारा हिस्सा भी हजम कर लिए, हमको भी नहीं दिया। तो सबसे पहले क्षत्रिय लाठी निकालेगा, यार हमको हमारा हिस्सा चाहिए। उसके बाद वैश्य का मोर्चा खुल जाएगा, सबसे ज्यादा चंदा हम देते रहे तुमको, तुमने हमारा ध्यान नहीं रखा। फिर उसके बाद OBC का मोर्चा खुल जाए, अरे हम 60% और नौकरियों में 80% तुम हो, 60% हम है, तुम 3.5% हो और नौकरियों में 80% हो। अब ये नहीं चले तो क्या हो? देश में कई प्रकार की क्रांति। एक तो जो पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मणों के पिछड़कों बने हुए हैं धर्म के नाम पर, वो अलग हो। धार्मिक क्रांति हो जाए, सामाजिक क्रांति हो जाए, राजनैतिक क्रांति हो जाए। धर्म के नाम पर ब्राह्मण का वर्चस्व है, समाज में ब्राह्मण का वर्चस्व है, राजनीति में ब्राह्मण का वर्चस्व है। ये 3 प्रकार की क्रांतियां हो जाएगी, और जितना ऊपर है उतना नीचे है। ये बात OBC को समझ में तो नहीं आती है, ये बात उनको समझ में आती है। नेहरू से लेकर आज तक गिनती नहीं की गई, मामूली बात है। ब्राह्मण समझ रहा ना सारी बात, इसलिए नहीं कर रहा। OBC के लोगों को समझ में नहीं आता है, नहीं तो OBC का आदमी तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दे, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, 52% है। मगर ये बात समझ में नहीं आ रही। जब 25 तारीख को हमने भारत बंद घोषित किया तो टीवी वालों ने प्रचार करना शुरू किया, इससे जातिवाद बढ़े। इसलिए हमको विषय बनाना पड़ा, क्योंकि हमारे OBC में जेंटलमैन लोग ज्यादा है। जेंटलमैन लोग समझते हैं आप लोग? जेंटलमैन लोग हमारे में ज्यादा हैं जो टीवी देखते हैं, और टीवी देखने पर जो टीवी वाला कह रहा है वो सही कह रहा है गलत कह रहा है इस पर विचार नहीं करते, वो उसका प्रचार करते हैं, खुद ही उसका प्रचार करते हैं। तो जेंटलमैन लोग ज्यादा है। हमने कहा वे टीवी वाले प्रचार कर रहे हैं, तो हमारे OBC के जो जेंटलमैन है वो इसका प्रचार करें।
पता कुछ नहीं है एबीसीडी उसके बारे में, मगर जो टीवी में सुन लिया उसका प्रचार करेंगे। तो हमने कहा इसका विषय बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो गलत मैसेज समाज में जाए, तो इसलिए विषय बने। तो जाति आधारित जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? धर्म के आधार पर इतना दिन से गिनती हो रही, जाति जाति के नाम पर कोई दंगा आज तक हुआ नहीं हुआ। धर्म के नाम पर हुआ कि नहीं? कोई किसी टीवी वालों ने ये कहा कि धर्म के नाम पर गिनती हो रही है, इससे संप्रदायवाद बढ़ रहा है और इसकी वजह से दंगा हो रहा है, इसलिए धर्म के आधार पर गिनती बंद किया जाए, ऐसा किसी टीवी के एंकर ने कहा? किसी ने नहीं कहा। धर्म के आधार पर गिनती होती है, भाषा के आधार पर गिनती होती है, क्षेत्र के आधार पर गिनती होती है। धर्म के आधार पर गिनती से संप्रदायवाद नहीं बढ़ता, भाषा के आधार पर गिनती से भाषावाद नहीं बढ़ता, क्षेत्र के आधार पर गिनती से क्षेत्रवाद नहीं बढ़ता। तो जाति के आधार पर गिनती से जातिवाद कैसे बढ़ेगा? अच्छा, जितना जातिवाद है इससे ज्यादा भी कुछ बढ़ जाएगा। जितना है इससे ज्यादा कहां बढ़ जाएगा? ये तो ऐसे ही बहुत ज्यादा है कि आदमी शादी करेगा तो अपनी बिरादरी में करेगा, खाना खाएगा तो अपनी बिरादरी में खाएगा, जो काम करेगा अपनी बिरादरी में पैदा होगा, अपनी बिरादरी में मर जाएगा, दूसरी बिरादरी का सोचेगा नहीं। तो ये तो ऐसे ही बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा क्या होगा? इससे ज्यादा नहीं होगा, बल्कि जाति आधारित जनगणना से आजादी के 75 साल में किसका कितना विकास हुआ ये पता चलेगा। तो जिनका विकास नहीं हुआ उनको भी देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो इससे क्या होगा? हर आदमी का विकास हो। जब देश के हर आदमी का विकास होगा तो जो पढ़ लिख लेगा उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, तो जाति का मामला कमजोर पड़ जाएगा। जब हर आदमी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा तो जाति का मामला कमजोर पड़ जाएगा। आप देखो जितना पढ़े लिखे बड़े लोग हैं उनमें जाति का मामला कमजोर पड़। पहले जब लड़का मेडिकल की पढ़ाई करने चला जाता, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चला जाता, फिर उसको शादी करना होता, ये नहीं देखता बिरादरी, ये देखता है मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर हो, मैं इंजीनियर हूं तो इंजीनियर होनी चाहिए, शादी कर ले। वो चूंकि मुख्य धारा से जुड़ गया, उसका दिमाग बढ़ गया। और नहीं तो संकुचित मानसिकता रहती, और संकुचित मानसिकता की वजह से जो आदमी मुख्य धारा से बाहर है वो जाति में बंधा हुआ है। तो ये जो जाति आधारित जनगणना का मामला है, ये देश के सभी लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का मामला है। इससे जातिवाद खत्म होगा, बढ़ेगा नहीं, खत्म होगा। जब सबको सबका अधिकार मिलेगा, सब लोग देश की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, तो जातिवाद कमजोर पड़ेगा। और इतना ही नहीं है, इस देश का मूल निवासी इस देश का शासक है, और जब शासक बन जाएगा तो क्या होगा? फिर हम शासक बनने के बाद फिर से भारत का जो खोया हुआ गौरव है उसको वापस लाना चाहते हैं। हमारे पुरखों का राज था, भारत अफगानिस्तान के आगे तक था, मौर्यकालीन नक्शा उठा करते थे, भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। आज आपका कोई लड़का अगर कोलंबिया में पढ़े तो बहुत ज्यादा आप गर्व से लोगों को बताओगे कि हमारा बच्चा कोलंबिया में। और उस समय दुनिया के लोग गर्व करते थे, उनके लोग नालंदा में पढ़ते। आज 200 यूनिवर्सिटियों में भारत का नंबर नहीं। तो इतना ज्यादा जो भारत का पतन हुआ है, ये पतन क्यों हुआ है? आपको बताएं क्यों हुआ है? आपकी भाषा में आपको बताएं। जब आप कार खरीदते हो, साइकिल खरीदते हो, मोटरसाइकिल खरीदते हो, दूसरे को चलाने के लिए देते हो, बोलते ये खराब कर देगा, इसका थोड़े, क्या बोलते हैं? इसका नहीं है, ये खराब कर देगा। जब नई कार नई मोटरसाइकिल खरीदते हो, दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, बोलते खराब कर देगा, इसका थोड़े। नई साइकिल नई मोटरसाइकिल नई कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते कि इसका नहीं है, खराब कर देगा। और देश ही दूसरों को चलाने को दे दिया तो खराब ही तो करेगा, अच्छा करेगा, इसलिए तो खराब कर रहा है। और इतना ज्यादा खराब हो गया है, इसलिए इस देश की बागडोर अपने हाथ में लेना पड़ेगा। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना पड़ेगा, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना पड़ेगा, और अखंड भारत फिर से बनाना पड़ेगा। अखंड भारत, अगर अमेरिका का संग है, अगर रूस का संग है, तो भारत का संग क्यों नहीं हो सकता? भारत का भी संग हो सकता है, और अखंड भारत हम लोग बना सकते हैं।
तो ये सारा काम हम लोगों को करना है। इसके लिए हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, केवल आरक्षण मांगने के लिए नहीं चला रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा दिन बैकवर्ड रहना नहीं चाहते। आरक्षण तो इसलिए है जो बैकवर्ड लोग हैं वो भी मुख्य धारा में जुड़ जाए। तो केवल आरक्षण का मामला नहीं है, बल्कि ये शासक बनने का मामला है और देश को फिर से विश्वगुरु सोने की चिड़िया बनाने का मामला है, अखंड भारत बनाने का मामला है। इतना बड़ा मामला है, तो इसलिए साथियों इस लड़ाई को हम लोगों को लड़ना पड़े। अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कई चरणों में जाति आधारित जनगणना सहित 10 मुद्दों को लेकर के आंदोलन घोषित किया, जिसमें अभी 17 अगस्त को हम लोग ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजने जा रहे हैं 31 राज्यों के 563 जिलों। उसके बाद धरना प्रदर्शन होगा, रैली प्रदर्शन होगा और फिर 25 अक्टूबर को फिर से भारत बंद किया। एक भारत बंद हम लोगों ने किया, उसका मामला देश भर में खड़ा हुआ। अभी ये तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद उसका 10-20 गुना बड़ा भारत बंद 25 अक्टूबर को करेंगे। उसकी तैयारी अभी से चल रही है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, किसी न किसी दिन तो उसका नंबर आ ही जाएगा। तो ये तब तक नहीं करेंगे। अरे हम 52% है ना, हम भी मान लेते हैं कि 52 है तो 52 करोड़ तो है। 51 मान लिया, हमारी बात नहीं सुनेगा, हमने खुद ही मान लिया 51 करोड़ हमारी बात नहीं मानेगा। मगर 1 करोड़ मानेगा कि नहीं मानेगा? और अगर 1 करोड़ मान लिया तो उसको ही दिल्ली बुलाएंगे। कब? जब संसद सत्र चलेगा तब। SC ST के लोग हमारे कह रहे हैं कि आप 1 करोड़ तो लाओ ओबीसी के, 2 करोड़ तो हम आएंगे SC ST में। तो अगर 1 करोड़ वो भी आ गए, 1 करोड़ तो 2 करोड़ हो जाए। दिल्ली में वैसे ही जगह नहीं, संसद भवन घेर दिया जाएगा 2 करोड़ लोग और वहां से ऐलान हो जाएगा, भाई सांसद महोदय लोग हमने आपको चुनकर भेजा था, आप अंदर है और हम भी बाहर आ गए। आप अंदर है, हम भी बाहर आ गए, आप फैसला करो। अंदर नहीं करते हो तो हम तो फैसला करके आए हैं आपके साथ क्या करना है, इसलिए अंदर ही फैसला कर लो। मुझे नहीं लगता कि फैसला नहीं होगा, तो ये फैसला होगा। देश में अगर हमारी संख्या ज्यादा है तो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जीतने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे कुछ लोग थोड़ा निराश ऐसे मतलब क्या होगा पता नहीं क्या होगा। बड़ी खबरें उल्टी पुल्टी अखबारों में आ रही है, बीजेपी हर जगह से जीत जाती है। हमने कहा ज्यादा निराश मत होगा, नहीं तो निराशा का आखिरी पड़ाव जो होता है वो आत्महत्या हो। जब आदमी बहुत ज्यादा निराश हो जाता है जीवन से तो कहता है जीना व्यर्थ है और लटक जाता है। तो आखिरी पड़ाव आत्महत्या है। इसलिए निराशा किसी चीज का इलाज नहीं है। निराश होने की जरूरत नहीं है, लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लड़ाई अगर हम लड़ेंगे तो लड़ाई जीतेंगे। आज बीजेपी जीत रही है ईवीएम मशीन से जीत रही है और ईवीएम मशीन विधानसभा और लोकसभा में बहुमत देता है। कोई मशीन ऐसी आई है जो समाज में बहुमत देती है? ऐसी कोई मशीन है? समाज में बहुमत देने वाली कोई मशीन नहीं है। अगर हम समाज में बहुमत बनाते हैं, जिले से लेके ग्राम पंचायत 11 लोगों की कमेटी संभाग में बनाओ, 11 लोगों की कमेटी जिले में बनाओ, 11 की कमेटी तहसील में बनाओ, 11 की कमेटी ब्लॉक में बनाओ, 11 की कमेटी ग्राम पंचायत में बनाओ, 11 की कमेटी गांव में बनाओ, 11 की कमेटी मोहल्ले में बनाओ। अगर ऐसा हम ऊपर से लेकर नीचे तक का संगठन बनाते हैं तो समाज में हमारा बहुमत हो जाएगा। क्योंकि 2 विचारधारा है, एक आरएसएस की विचारधारा है जहर, एक हमारे पुरखों की विचारधारा है दवा। जहर के ऊपर तो दवा हमेशा हावी रही है और रहेगी। जहर कभी दवा के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। जहर की काट ही दवा होती है। जो फूले साहब अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा है, ये आरएसएस के जहर की काट है। लेकिन समस्या क्या? जहर वालों ने अपनी फ्रेंचाइजी गांव-गांव में खोल दिया, दवा वाले लेकर उसे अपने पास रखे हैं। अरे अपने पास मत रखो, आप भी फ्रेंचाइजी गांव-गांव में उसकी खोल दो, गांव-गांव में अवेलेबल कर दो लोगों को दवा। दवा अवेलेबल हो जाएगी गांव-गांव में, लोग जहर लेना बंद कर देंगे, दवा
उनको मिल जाएगी, उनको फायदा हो जाएगा, समाज में आपका बहुमत हो जाएगा। और जब समाज में बहुमत हो जाएगा, दुनिया का इतिहास, बड़े से बड़े तानाशाहों को झुकाने का काम किसने किया? जनता ने किया। श्रीलंका की हालत देखा अभी कुछ दिन पहले क्या हो गया? नेपाल का राजा का क्या हाल हुआ देखा? दुनिया में बड़े से बड़े तानाशाहों को जमीन पर लाने का काम जनता ने किया है। जनता के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। अगर आप जनता को जागृत कर लो तो आप इस देश में शासक बन सकते हो। तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। वो घबराहट पैदा करना चाहते, इसलिए तमाम प्रकार की खबरें देते हैं। और हमारे लोग व्हाट्सएप आजकल देखते हैं, व्हाट्सएप देख करके परेशान होते रहते। अरे व्हाट्सएप देख के परेशान मत हो, बल्कि गांव में जाकर मीटिंग करो। तुम उनका व्हाट्सएप देखते हो, अपना बीपी बढ़ाते हो। तुम गांव में जाकर मीटिंग करो, उसकी खबर व्हाट्सएप पे डालो तो उनकी बीपी बढ़ जाए। वो एक पेपर में छापते हैं, नया संविधान बन गया, बीपी हमारे लोगों की बढ़े। अरे आप जाकर के गांव में मीटिंग करो और लिखो ब्राह्मण विदेशी डीएनए के अनुसार इस गांव में मीटिंग हुई, तो उसका बीपी बढ़ जाएगा। बीपी तो उसका भी बढ़ाने का इलाज आपके पास में है, तो आप उसका भी बीपी बढ़ा सकते हो। आप अपना क्यों बढ़ा रहे हो? आप अपना इसलिए बढ़ा रहे हो क्योंकि आप गांव में नहीं जा रहे। जब आप गांव में जाना शुरू कर दोगे, उसका बीपी बढ़ना सभी बहुत बढ़ गया है। इसलिए तो हरियाणा में बोला ना, नहीं तो बोलता बढ़ गया है। हरियाणा में डीएनए कॉन्फ्रेंस लगी तो बोलना पड़ा ना, तो इसलिए तो बीपी बढ़ रही है उनकी। तो इसलिए हमारे लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मजबूती के साथ समाज में डटने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। अगर हम समाज में डटते हैं, काम करते हैं, तो इस देश में एक चीज के परिवर्तन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नीति होती है, एक नियत होती है। बाबा साहब ने क्या कहा? संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग बुरे हो तो संविधान बुरा साबित। और संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको बुरा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे हो तो अच्छा हो जाए। तो सेम वही बात, हम एक एक चीज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, मगर वो हो भी जाता है तो लागू करने वाले लोग बुरे हैं, इसलिए वो बाद में हमारे लिए बुरा ही साबित होता है। इसलिए हमें जो लड़ाई लड़ना है, आमूल चूल परिवर्तन की लड़ाई लड़ना है। उसके लिए तमाम प्रकार के मुद्दे और एजेंडे को लोगों को समझाते हुए आगे बढ़ना है और इस देश में हुक्मरान बनना है और इस देश को विश्वगुरु, सोने की चिड़िया और अखंड भारत बनाना है। ये बनाने में आप लोग साथ देंगे, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।